नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पास पेपर का 18 के बाद 20। अब देखें ये जो क्वेश्चन 16 हमने डिस्कस, ये सॉरी 17 डिस्कस किया है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, और आई कैप के क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 152। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने नदीम लिमिटेड वाला, ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। और अब जो हम 20 डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन नंबर 167। तो मुझे बताइए, हमें सिर्फ नोट्स ही पढ़ने चाहिए, आई कैप का सिर्फ स्टडी टेस्ट कवर करना है, या आई कैप का क्वेश्चन बैंक भी कवर करना है? क्वेश्चन बैंक भी कवर करना है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में जो तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो तो साथ साथ वॉल्यूम 1 में कवर हो जाते हैं, लेकिन जो केस स्टडीज हैं उनके लिए वॉल्यूम 2 है। ठीक है, तो बताइए, एक स्टूडेंट जिसने स्टडी टेक्स्ट सारा पढ़ लिया, नोट सारे याद कर लिए, क्या वो पास हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकेगा, जब तक क्या ना करे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ना करे। किसकी? आई कैप के केस स्टडीज के, पास्ट पेपर्स के। तो ये हमारा याद रखे, हमारे एविडेंस का लाजमी हिस्सा है, हमारे स्टडी का लाजमी हिस्सा है आई कैप का क्वेश्चन बैंक और पास्ट पेपर के कुछ दूसरे क्वेश्चन। तो ये ना समझे आज तो कोई नई चीज सीख ही नहीं रहे हम। जब कभी किसी क्वेश्चन में कोई नई चीज आती है, नया कंसेप्ट आता है, तो मैं साथ साथ आपके साथ उसको डिस्कस कर देता हूं जी। क्वेश्चन 20 पार्ट ए। अच्छा, पहले तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ दूं कि क्या उसने सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है या कुछ और भी पूछा है। कह रहा है डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर इफ एनी विच यू वुड अंडरटेक इन द अबव सिचुएशन। नोट कीजिए, रिक्वायरमेंट में एक चीज नहीं पूछी, दो चीजें पूछी। इसका मतलब है हर सिचुएशन में, ए में, बी में, सी में, मुझे दो चीजें बतानी है, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करना है और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये उसने सही ड्राफ्ट नहीं की। टेक्निकली स्पीकिंग, मेरे ओपिनियन, मेरे ख्याल में ये रिक्वायरमेंट की ड्राफ्टिंग गलत है। उसे प्रोसीजर पहले पूछना चाहिए थे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बाद में पूछना चाहिए था। तरतीब यही होती है, तो प्रोसीजर पहले परफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट बाद, रिपोर्ट देने के बाद कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसे ड्राफ्टिंग भी ध्यान से करनी चाहिए थी। बहरहाल इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ हमें लगी, दो चीजें पूछ रहे और दोनों चीजें बताएंगे, लेकिन हम तरतीब अब नहीं रखेंगे, चीजें उसे सारी बताएंगे जो उसने कहा है, लेकिन तरतीब, प्रोसीजर पहले बताएंगे, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। भाई हमने पढ़ा ना, किस जगह ये पढ़ा है कि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद ऑडिटर कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता, रिपोर्ट साइन होने के बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। ये किस कंसेप्ट में पढ़ा है हमने? असेंबली पीरियड, डॉक्यूमेंटेशन वाले में, आखिरी कंसेप्ट में। ठीक है, कि रिपोर्ट साइन होने के बाद ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। तो यहां पे कह रहे हैं इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, उसके वापस, तो हम तरतीब थोड़ी चेंज कर लेते हैं। बहरहाल चलते हैं अब सिचुएशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम? इम्पैक्ट ऑफ चेंज, अच्छा चलें डिस्कस कर लेते हैं। कहता है मैनेजमेंट ऑफ सोनी लिमिटेड हैज चेंज इट्स रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, हैज चेंज इट्स रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी। चेंज को भी अंडरलाइन करने की जरूरत है और पॉलिसी का लफ्ज भी अंडरलाइन करने की जरूरत है। एज ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर यू आर सेटिस्फाइड विद द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग भी ठीक है, डिस्क्लोजर भी ठीक है, अमाउंट्स में भी गलती कोई नहीं है, नोट्स अकाउंट्स में भी गलती कोई नहीं है। फर्दर द इंपैक्ट ऑफ चेंज इज सिग्निफिकेंट, चेंज का इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है। अब मुझे यह बताइए कि मिस स्टेटमेंट है कोई? अनमोडिफाइड ओपिनियन आता, ठीक है। इस सिचुएशन में ऑडिटर को करना क्या चाहिए, पहले प्रोसीजर बताइए। ये तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट हो जाएगा ना, रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर। क्या रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर इंक्लूड करने से पहले उसे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए? अभी बताया, हाँ जी, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट, क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, उसे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर टू बी परफॉर्म में क्या लिखेंगे? ऑडिटर शैल कम्युनिकेट दिस मैटर टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। फिर उसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में लिखेंगे ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड शैल इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन। अब की ऑडिट
मैटर में क्या चीजें लिखनी है 3, वो यहाँ पे हमने पढ़ी नहीं अभी, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा, सोल्यूशन में लिखी हुई है। पढ़ लें, जहन में रह जाए अच्छी बात, जहन में ना बैठे कोई मसला नहीं, अभी हमने पढ़ना तो है स्टैंडर्ड की ऑर्डर मैटर वाला। जी ए क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मेरे पूछिए। की ऑर्डर मैटर है कि हम सेटिस्फाइड है, फिर भी डायरेक्टर्स को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है और हमारा रूल है जब कभी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन होगी, चाहे मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से चाहे अदर रीजंस की वजह से, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं भाई की ऑर्डर मैटर आएगा क्या नहीं। की ऑर्डर मैटर की मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी हुई है, कौन सी मिसाल दी है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वही तो है। तो की ऑर्डर मैटर आएगा, रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, तो जब कभी रिपोर्ट मॉडिफाई होती है क्या करते हैं? डायरेक्टर को बताना। बी, एक स्टूडेंट कहने लगा नहीं सर 2 चाबी गवर्नर्स को बताएंगे, तो बताइए कौन सही है कौन गलत है? मैंने कहा डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे, उसने कहा नहीं सर 2 चाबी गवर्नर्स को बताएंगे। दोनों सही है, लेकिन उस स्टूडेंट की क्लास होनी चाहिए थोड़ी, फिर भी भाई बताया दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज, डायरेक्टर कह लें 2 चाबी गवर्नर्स कह लें। बी में कोई प्रॉब्लम? बी में कह रहा है देयर इज अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मार्वी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर. In this regard, the legal advisor has confirmed the stance of management in a meeting with you. However, he has refused to provide a written confirmation. Lawyer कह रहा है कि मैं आपको confirmation, केस चल रहा है, हमने लॉयर से पूछा क्या बनेगा, उसने कहा जो मैनेजमेंट कह रही है वही, यानी जीत जाएंगे फॉर एग्जांपल। हमने कहा अच्छा रिटर्न कंफर्मेशन दो, उसने कंफर्मेशन तो नहीं मैं दे रहा। एक स्टूडेंट कहने लगा सर अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखेंगे कि नहीं? अल्टरनेटिव प्रोसीजर यहां पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जे याद रखें 2 एग्जांपल्स आपको बताई हैं जिनसे कंफर्मेशन आना लाजमी है, 100% केसेस में कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, बैंक और लीगल एडवाइजर। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना बल्कि कंफर्मेशन ही पे इंसिस्ट करना, ठीक है जी। तो ये हमारी स्कोप लिमिटेशन होगी। जी भैया सोल्यूशन में क्या कह रहा है? आखिरी लाइन आपने कहा, सोल्यूशन की आखिरी लाइन में क्या कह रहा है वो तो वही प्रोसीजर को सामने रखे, कह रहे हैं प्रोसीजर भी बताने हैं ना। तो कह रहा है जब आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करने लगेंगे तो आपने डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करने हैं। इसमें हम प्रोसीजर टू बी परफॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 बातें लिख सकते हैं। एक ये कि हम क्लाइंट से इंसिस्ट करेंगे क्लाइंट को कि लॉयर से कंफर्मेशन लेटर दिलवाएं, मैनेजमेंट को कहेंगे कि फिर से रिक्वेस्ट करें लॉयर को कि हमें कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, और अगर कंफर्मेशन लेटर फिर भी नहीं आता 2 चाबी गवर्नर्स को पहले बता देंगे अगर उसने कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। ये हमारे दोनों प्रोसीजर के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि कंफर्मेशन लेटर दिलवाओ हमें, और दूसरा डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दिया, ये हमारी प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड वाली हेडिंग में आएंगे। और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या आएगा कि स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। जी क्लियर होती है बात? समझ आती है कि नहीं आती? वो देख खेल रहे हैं आपस में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई चीज उसको गिरा कर रहा है, ढूंढ के दिखाओ इसको, क्या कर रहे हैं आप? टाइम जाया कर ले तो। जी 20 पार्ट सी में कोई प्रॉब्लम? भी सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सी तो सिंपल है, ठीक है। और डिस्क्लोजर नहीं दे रहे तो सिंपल मिस स्टेटमेंट है जी। अगर डिस्क्लोजर नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि सर डिस्क्लोजर वाली इंफॉर्मेशन तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सर टाइम लगाएं, डिस्क्लोजर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक होनी चाहिए। अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए डेडलाइन एक्सटेंड कर लें, रिपोर्ट की डेडलाइन 3-4 दिन आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आप अपने डिस्क्लोजर कंप्लीट करें। अगर फिर भी कंप्लीट नहीं करते तो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखें 20A कौन सा केस था? की ऑडिट मैटर। बी स्कोप लिमिटेशन।
सी मिस स्टेटमेंट। देखा, वैरायटी ऑफ सिचुएशन डिस्कस करता है, नॉर्मली ऐसे नहीं करता, नॉर्मली कि ए भी मिस स्टेटमेंट, बी भी मिस स्टेटमेंट, सी भी मिस स्टेटमेंट, ठीक है, उसने आपको वैरायटी देनी होती है। लेकिन बहरहाल हो भी सकता है ऐसा कि ए और बी मिस स्टेटमेंट है, सी जो है वो एमसीक्यू मैटर आ गया, कभी कभी ऐसे हो भी जाता है। लेकिन एग्जामिनर की कोशिश होती है कि क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट टेस्ट करें। 18 पे आ जाए, 18 था हमारी असाइनमेंट में, बिल्कुल था 18। पहले मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा ये देखने के लिए कि उसने सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है या कुछ और भी पूछ लिया। तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है। ए सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है एनएल प्रोवाइड 6 month वारंटी टू इट्स कस्टमर एंड हैज हायर्ड एन एक्सपर्ट टू compute the warranty provision. The management is not willing to provide written representation for warranty provision because the provision is in accordance with the expert's advice. मैनेजमेंट से हमने कहा रिप्रेजेंटेशन दो, मैनेजमेंट ने कहा भैया बात सुने, ये जो वारंटी की प्रोविजन कैलकुलेट करना है ना, ये मुश्किल काम है। जिस तरह पेंशन लायबिलिटी, ग्रेचुटी कैलकुलेट करना मुश्किल काम है, वारंटी की प्रोविजन कैलकुलेट करना भी आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। हमने इसके लिए एक एक्सपर्ट बंदे को बुलाया, उसने हमें प्रोविजन कैलकुलेट करके दिया है। तो आपने जो भी रिप्रेजेंटेशन लेनी है ना, वो उस बंदे से ले, हमसे क्यों ले रहे हैं? हमें क्या पता कि वारंटी की प्रोविजन ठीक है कि नहीं, जिसने कैलकुलेशन किया उसको पता होगा, हम आपको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। तो हम कहेंगे भाई बात सुनो, अगर इंगेजमेंट पार्टनर किसी और टीम मेंबर जूनियर से कोई काम करवाता है, कल कला को वो काम गलत साबित होता है, बाहर के लोग केस करते हैं, तो पार्टनर क्या कहेगा, ये जूनियर है, इसको फांसी पे लटकाओ। नहीं 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 नहीं, उस जूनियर ने काम किसके बिहाफ पे किया? पार्टनर पे। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ऑडिट करना, पार्टनर की, फीस भी तो उसी को मिलेगी ना। उसी तरह मैनेजमेंट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की किसकी है? मैनेजमेंट की है। अगर मैनेजमेंट अपने बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करती भी है, तो याद रखिए उसके काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? मैनेजमेंट पे, ठीक है, मैनेजमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्सपर्ट जो भी कैलकुलेशन करता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पे है, तो रिप्रेजेंटेशन भी मैनेजमेंट को ही प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट मैनेजमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है। अब अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो स्कोप लिमिटेशन, ये सिंपल, ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या समझने की जरूरत है कि अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट से काम करवाती है किसी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ही की रहेगी कि एक्सपर्ट की बन जाएगी? मैनेजमेंट ही की रहेगी। इसी तरह आगे चल के एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगर ऑडिटर भी किसी एक्सपर्ट से काम करवाता है, ऑडिटर भी किसी एक्सपर्ट से काम करवाता है, तो बताइए उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्ट की बन जाएगी कि ऑडिटर ही की रहेगी? ऑडिटर ही की रहेगी, क्योंकि एक्सपर्ट ऑडिटर के बिहाफ पे उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। तो चूंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ही की है, इसीलिए मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। अगर नहीं करती तो स्कोप लिमिट, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और कोई नहीं बोलेगा, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन। शाबाश भाई, 18A क्लियर हो गया? वो भाई पूछा था आपने। बी में कोई प्रॉब्लम? ये तो आपको वो पता नहीं, मेरा दूसरे तीसरे लेक्चर से समझाता आ रहा, और आपको ना पहले कभी समझ आया ना आज समझ आया होगा अभी तक। दोबारा नहीं, एक होता है दोबारा, एक होता है सह 12, ऐसे ही होता है ना, तीसरी दफा, पता नहीं 7वीं शश 12 दफा सुन ले, 6ठी दफा। मुझे ये बताइए, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा, आपने इसे ट्रू और फॉल्स करना है। सुन तो ले भैया, अगर प्रोबेबल हो कोई अमाउंट, प्रोबेबल हो तो हमने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। कोई भी केस, कोई भी कंटिजेंसी, प्रोबेबल हो तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, पॉसिबल हो तो डिस्क्लोज करना है। हाँ ये पॉइंट, शाबाश। एसेट लायबिलिटी का फर्क है मेरे भाई, एसेट और इनकम का केस है तो प्रोबेबल है तो डिस्क्लोजर देना है, और अगर
पॉसिबल है यदि नॉट प्रोबेबल तो फिर कुछ नहीं करना। एक्सपेंसेस या लायबिलिटी का केस है, रूल फर्क है। एक्सपेंसेस या लायबिलिटी के केस में क्या करना है, प्रोबेबल है रिकॉर्ड करो, प्रोविजन रिकॉर्ड करो, पॉसिबल है यानी नॉट प्रोबेबल डिस्क्लोज करो। ये है एक्सपेंसेस लायबिलिटी का केस। और इनकम और एसेट का केस क्या है कि प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करो और नॉट प्रोबेबल या पॉसिबल है तो कुछ नहीं करना। हाँ, अगर वर्चुअली सर्टन हो जाए फिर रिकॉर्ड करते हो। तो ये फर्क किस वजह से है, एक्सपेंस और इनकम दोनों में प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। तो यहां में मुझे बताइए ये कौन सा केस है, एसेट वाला केस है, एसेट इनकम वाला केस है, एक्सपेंस लायबिलिटी वाला, एसेट इनकम वाला केस है। अब बताइए प्रोबेबल है कि नॉट प्रोबेबल, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना। उसने डिस्क्लोज कर दिया तो क्या हुआ, स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा 35 पेज 21 क्वेश्चन नंबर 35 के ए में कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं इसको। कहता है इन नवंबर 2012, पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ लूं केस स्टडी से पहले, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच मैटर ऑन ऑडिट रिपोर्ट। चले ऑडिट रिपोर्ट भी इंपैक्ट पूछ रहा है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं पूछ रहा। In November 2012, Wazir Limited entered into a 5-year contract with Saphir Limited for supply of specific parts. Supply was to commence on 1st April 2013. In December 2012, WL purchased plant and machinery specifically for the contract with SL at a price of rupees 150 million with useful life of 5 years. कहता 150 मिलियन की मशीनरी खरीद ली, किसके लिए, सफीर के। सफीर के जो भी ऑर्डर देगा अब इस मशीनरी पे बना करेंगे। However, in January 2013, SL incurred heavy losses in natural disaster and went into liquidation. ठीक है, अब इसमें जो सबसे, इस पूरे केस में जो सबसे अहम लफ्ज था नेचुरल डिजास्टर, इसको अंडरलाइन कीजिए। और ईयर एंड के बाद नेचुरल डिजास्टर हुआ और हमारा कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया। ड्यूरिंग 2012 सेल टू एसएल अमाउंटेड टू रुपीज 5 मिलियन एंड द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एसएल एट द ईयर एंड वाज 450,000। कहता है ड्यूरिंग ईयर सेल 5 मिलियन की थी और आउटस्टैंडिंग जो रिसीवेबल था एंड पे 450,000 था। For the year ending 31st December 2012, WL had earned profit before tax of rupees 125 million. Turnover for the year was rupees 900 million and the net assets as of that date were rupees 1.2 billion. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से 3 उसने एरियाज की इंफॉर्मेशन हमें दी, प्रॉफिट की, टर्नओवर की, नेट एसेट्स की। बताइए रिपोर्ट के क्वेश्चन में जब हमें ये इंफॉर्मेशन देता है इसका मकसद क्या है, मटेरियलिटी कैलकुलेट करना। अच्छा, मटेरियलिटी तो एक बेंचमार्क की बेस पे कैलकुलेट करते हैं, बाकी 2 किस लिए दिए उसने, हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो बताइए हम बेंचमार्क किसको सेलेक्ट करेंगे, मटेरियलिटी, प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट वो हमारा बेंचमार्क होगा। अब मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे ये बताइए सब्सिक्वेंटली ऑफ डेटर नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट होती है। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये एडजस्ट क्यों नहीं है, नेचुरल डिजास्टर। भाई नेचुरल डिजास्टर अगर हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग है तो हमारे कस्टमर के लिए भी नॉन एडजस्टिंग है, तो एडजस्टमेंट तो नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है। क्या डिस्क्लोजर आएगा इसका, बिल्कुल डिस्क्लोजर आएगा। ठीक है, तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, डिस्क्लोजर में हम रिसीवेबल की अमाउंट भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि रिसीवेबल भी वो प्रोविजन, मतलब उनकी रिकवरेबिलिटी कम हो गई। और इम्पेयरमेंट वाला मशीनरी, इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी, इसको भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट मटेरियल हो, सब्सिक्वेंट इवेंट मटेरियल हो तो उनको डिस्क्लोज करना होता है। तो यहां पे चूंकि ये मटेरियल है, किस वजह से, अच्छा रिसीवेबल की वजह से मटेरियल नहीं है, किस वजह से, मशीनरी की वजह से मटेरियल। लेकिन जब डिस्क्लोज कर ही रहे हैं तो चूंकि बाकी भी रिलेटेड है उनको भी डिस्क्लोज कर दें।
तो हम इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी और बैंक्रप्सी ऑफ डेटर को एडजस्ट तो नहीं करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। अगर मैनेजमेंट ने इनको डिस्क्लोज नहीं किया, मिसस्टेटमेंट क्वालिफाइड। अगर डिस्क्लोज कर दिया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन। एमसीक्यू मैटर, भाई एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ लिस्ट में कौन सी आइटम थी जिसमें लिखा हुआ था सब्सिक्वेंट, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट। शाबाश। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? मटेरियल भी परवेसिव, दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड यूज किया जाता है सिग्निफिकेंट। तो हमारा ये मैटर मटेरियल है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। भाई क्लियर हो गई ये बात? 35 के ए में और कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए बी में आए, बी में कोई इशू जी? ए में बताइए। नहीं, एडवांस ओपिनियन को देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन है। अब देखिए मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें, ये हाँ, और इंपेयरमेंट हुई तकरीबन 150 मिलियन। अच्छा, आप कह रहे हैं वो प्रॉफिट के 100% से भी ज्यादा सर, ये कह रहे हैं? देखें, जब प्रॉफिट दिया हुआ है, मटीरियल परवेसिव क्या होता है? सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट तो नहीं कहा, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट तो नहीं कहा, क्या कहा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों आ जाते हैं। तो याद रखें, जब तक हम परवेसिव नहीं कहेंगे किसी चीज को, अगर अमाउंट दी हुई है, जब तक वो अगर बैलेंस टोटल एसेट्स दिए हैं तो उनका भी 50% से ज्यादा होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट दी है उसका भी 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी परवेसिव तब बनेगा जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के लिए परवेसिव है, दोनों के लिए सब्सटेंशियल है। ठीक है, दोनों के लिए। ये प्रॉफिट के तो 50% से ज्यादा है, इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से तो ये परवेसिव हो सकता है। लेकिन बताइए, उसने टोटल एसेट की फिगर दी हुई है, क्या टोटल एसेट्स के भी 50% से ज्यादा है? तो क्या ये सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है? नहीं बनता, इसलिए सिर्फ मटेरियल है। ये बात समझ आ गई है? चलिए, और कोई क्वेश्चन जी? अगर ईयर के दौरान ही डिजास्टर हो तो फिर वो तो हमारा कंफर्म रिकॉर्ड होना है, वो तो उसी साल की ट्रांजैक्शन है। ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं ना, ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है, ये तो साल की ट्रांजैक्शन है, वो तो 100% कंफर्म है रिकॉर्ड होगी। जो उसी साल में डिजास्टर है वो तो 100% कंफर्म है, उसी साल की ट्रांजैक्शन हो, उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी मेरे नहीं, वो उस मशीनरी की सप्लाई, जो मशीनरी खरीदी है ना, उसकी सप्लाई शुरू होगी अगले साल। जाहिर है हमारा ऑलरेडी कस्टमर है, वो ऑलरेडी कस्टमर है हमारा। पहले थोड़े लेवल पे हम उसको सेल कर रहे थे, अब उसे ज्यादा लेवल पे सेल कर रहे हैं। ठीक है जी? जी, और कोई क्वेश्चन? ये मेरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम पे आया करें, थोड़ा आगे बैठा करें, आगे हो जाए भाई। लेक्चर हो के फिर आपकी एडजस्टमेंट कराना पड़ती है भाई, खुदा का खौफ करें यार। आगे कितनी दफा आपको कहा? ए मेरे भाई, तेरा बैग भी सीए कर रहा है? जी, सी में कोई प्रॉब्लम? 35 के सी में कोई प्रॉब्लम? सी में प्रॉब्लम है? अच्छा, बी में तो कोई इशू नहीं है ना? बी में जी जी पूछे। नहीं, ट्रेस हो गया तो ट्रेस हो गया। तो देखिए, अगर वो क्वेश्चन में अगर कोई गलती होती उसमें तो वो हमें क्वेश्चन में बता देता। अगर क्वेश्चन में उसने किसी चीज का जिक्र नहीं किया, किसी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। सी, ड्यूरिंग द ईयर जेएलएम लिमिटेड पेड 10% डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। भाई ये तो मिस स्टेटमेंट होती है। मिस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने डिविडेंड पे कर दिया, ठीक कर दिया। आगे चलते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ एन एरर, गलती से क्या हुआ? ज़कात कुड नॉट बी, ज़कात डिडक्ट नहीं हो सकी, ज़कात डिडक्ट नहीं हो सकी। द अमाउंट इन्वॉल्व वाज ₹22,000 व्हिच वाज डिपॉजिट।
एंड चार्ज एज अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, आपने टैक्स पढ़ा है, मुझे बताइए अगर हमने किसी से विदहोल्डिंग टैक्स काटना था, डिडक्ट नहीं किया, FBR वाले क्या कहेंगे? अच्छा चलो गलती होगी माफ कर देंगे, कहेंगे भाई अपनी जेब से दो। अब जब कंपनी अपनी जेब से वो टैक्स देगी तो उसको एक्सपेंस रिगार्ड करेगी ना, एक्सपेंस रिगार्ड करेगी ना, पेनल्टी जो FBR में डाल तो एक्सपेंस रिगार्ड करेगी। उसी तरह मुझे ये बताइए कि अगर हमने डिविडेंड पे किया, इस पे ज़कात डिडक्ट करनी थी, आपको पता है क्या ज़कात से रिलेटेड हम कोई रिपोर्ट में बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अच्छा, ज़कात के ऊपर दो बातें करते हैं। पहली बात करते हैं कि ज़कात डिडक्ट की कि नहीं की, और दूसरी बात करते हैं ज़कात डिपॉजिट करवाई कि नहीं करवाई। यहां पे देखे, अगर तो वो कहता ना डिडक्ट भी कर ली डिपॉजिट भी कर दी, हम कहते हैं अच्छा ठीक है रिपोर्ट में लिखेंगे ज़कात हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन अकॉर्डेंस विद वो ज़कात एंड नूशल ऑर्डिनेंस जो भी है। अब इसमें कह रहा है डिडक्ट नहीं की डिपॉजिट करवा दी, क्या हमारा ज़कात वाला ओपिनियन इफेक्ट होगा? बिल्कुल वो मॉडिफाई होगा। कैसे मॉडिफाई होगा? हम कहेंगे ज़कात हैज नॉट बीन डिडक्टेड। दो ज़कात के बारे में दो बातें बतानी है ना, डिडक्शन की डिपॉजिट की। ज़कात हैज नॉट बीन डिडक्टेड बट हैज बीन डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड। ठीक है, तो रिपोर्ट पे हमारा कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा है? अदर रिपोर्टिंग। मेन ओपिनियन जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अनमोडिफाइड ही जाएगा। ये सिर्फ ज़कात वाला ओपिनियन इफेक्ट हो रहा है जी। नहीं, एक्सपेंस का वो एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करना था, और क्या करना था हमने। अब आपके ख्याल में जिनको हमने डिविडेंड दे दिया है उन्हें कहेंगे भैया वापस आके अपना जरा डिडक्ट करवाओ ज़कात, वो आएंगे वापस? वो कहेंगे भाग जाओ भाई, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो हमारी कंपनी की गलती है तो वो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब खुद बताए, हमारा ड्राइवर माल लेके जा रहा हो किसी दूसरी जगह पे, रास्ते में चालान हो जाए, हम क्या ड्राइवर से ये कहेंगे भाई तेरी गलती है तो पैसे दे हमें? ड्राइवर कहेगा सर आपका सामान लेके जा रहा था, वो चालान हो गया, खर्चा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह के खर्चे जो गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज वगैरह होती है ना, एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड होती है जी। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट 33 में आइए। इसमें भी अगेन मैं रिक्वायरमेंट पढ़ लूं। कह रहा है एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस इंपैक्ट देयरऑफ ऑन ऑडिट रिपोर्ट। इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी पूछ रहा है और हमारे व्यूज भी पूछ रहा है। अच्छा, जब व्यूज पूछता है तो इसका मतलब क्या है? वो हमसे ये पूछना चाह रहा है बताइए ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। और हमने जब ये बताना होता है, हमेशा याद रखिए कि कभी भी कि कोई चीज मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना सिखा रहा हूं ना कि इतना लिख दिया कीजिए कीवर्ड कि ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, अब से रूल बना लीजिए कि जब कभी बताएंगे कि ये मिस स्टेटमेंट है, आपने रेलिवेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बताना है जो इन्वॉल्व हो रहा है। जितनी भी मिस स्टेटमेंट्स होंगी उनमें कोई ना कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट जरूर इन्वॉल्व हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी हमने ये पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और लिखें और IFRS में कुछ और हो, वो होता है मिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब जब कभी मिस स्टेटमेंट होगी IFRS का कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर इन्वॉल्व हो रहा होगा। हमने उसे मिस स्टेटमेंट में एक दो लाइनों में बताना चाहिए कि रेलिवेंट करेक्ट कंसेप्ट क्या है। ठीक है, जब कभी भी मिस स्टेटमेंट, यहां तो उसने हमसे वैसे स्पेसिफिकली पूछ लिया ना एक्सप्रेस योर व्यूज, लेकिन हमारी अप्रोच के मुताबिक जब कभी भी मिस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस करना है, रेलिवेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट जरूर आ जाए। मिस स्टेटमेंट के केस में अकाउंटिंग की कोई ना कोई वायलेशन होती है, स्कोप लिमिटेशन के केस में ऑडिट की कोई ना कोई वायलेशन होती है। तो आइंदा जब कभी आप किसी जगह पे भी लिखेंगे मिस स्टेटमेंट, तो रुक के आपने ये जरूर सोचना है कि अकाउंटिंग का कौन सा कंसेप्ट वायलेट हो रहा है यहाँ पे, और एक दो लाइनों में उसको डिस्कस कर दें कि करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। ये बात समझ आई जो मैंने? आइंदा जब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये चीज नोट कीजिएगा, जहां कहीं कहता है मिस स्टेटमेंट है वहां पे एक्सप्लेन कर रहा होगा कि किस काउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन है। ए पार्ट में क्या कह रहा है आपने पढ़ा होगा, समरी में आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो कहता है कि जी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
इनमें से सिचुएशन क्या है, हमने एक एक्सपर्ट को कहा, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को, कि वैल्यूअर को, कि तुम आके इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू लगाओ, मार्केट वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि हमने इनको रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करना, और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी 10, 12, 15, 20, उनमें से कुछ की वैल्यूएशन हो गई है और कुछ की वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो बाद में मिलेगी, 4, 5, 6 महीने बाद, यानी ऑडिट रिपोर्ट के बाद। अब इस वक्त बैलेंस शीट में क्या हो रहा होगा भला, कि कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कॉस्ट पे आ रही होंगी और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट पे आ रही होगी। सिचुएशन समझ लगी आपको? तो बताइए क्या मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? अच्छा बताइए कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट वायलेट हो रहा है? हाँ, हम लिखेंगे IFRS requires that if an item of fixed asset is revalued, its entire class should be revalued. अब इंटायर क्लास तो रिवैल्यू नहीं हो रहा। अब हम मैनेजमेंट को कहेंगे भैया आपके पास 3 रास्ते हैं, कोई सा एक रास्ता सेलेक्ट कर लें, एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। पहली ऑप्शन, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है इनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाएं और इनको भी रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करें। पहली ऑप्शन ये। दूसरी ऑप्शन, अगर रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल सकती, रीवैल्यूएशन बाकी प्रॉपर्टीज की जल्दी नहीं हो सकती, तो रीवैल्यूड वाली को भी कॉस्ट पे लेके आए। भाई यहां तो सारी की सारी रीवैल्यूड में है, या सारी की सारी कॉस्ट में है। दूसरी ऑप्शन। और तीसरी ऑप्शन के मिस स्टेटमेंट होगी, हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, क्वालिफाइड अगर मटेरियल। बताइए अगर मैनेजमेंट हमारी पहली ऑप्शन मान ले, वो कहे कि जी ठीक है हम सारी की सारी रीवैल्यूएशन किसी और एक्सपर्ट को भी इंगेज करके जल्द से जल्द ले आते हैं और फाइनेंशियल स्टेट बैलेंस शीट में जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको रीवैल्यू कर देते हैं, हमारी रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? खागे मार। अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑडिट मैटर, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। अगर मैनेजमेंट हमारी दूसरी ऑप्शन मान ले कि सारी की सारी कॉस्ट पे ही रखे, अनमोडिफाइड ओपिनियन, अब की ऑडिट मैटर आएगा? नहीं आएगा, काउंटिंग पॉलिसी चेंज ही नहीं हुई। और अगर मैनेजमेंट जो है वो कहे नहीं सर दोनों में से कोई भी काम नहीं हो सकता, मॉडिफाइड मिस स्टेटमेंट होगी मॉडिफाइड। तो ये समझ आ गया 33A। आगे चलते हैं 33B। 33B में वो ये कह रहा है कि किसी कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस फाइल किया 10 मिलियन का, हमने लीगल एडवाइस, जो बाहर का बंदा लॉयर था उससे पूछा, उसने कहा जी कोई लायबिलिटी नहीं है, हम जीत जाएंगे। जबकि कंपनी का इंटरनल जो लीगल एडवाइजर है, जो सॉरी इंटरनल एम्प्लॉय है, लॉयर है, एक लॉयर होता है ना बाहर का, आउटसोर्स किया हो आपने हो सकता है इस फंक्शन को, एक हो सकता है कंपनी का अपना एम्प्लॉय हो लॉयर। बाहर का लॉयर क्या कहता है, एम्प्लॉय क्या कहता है 50% पे करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इंटरनल एम्प्लॉय जो है इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमें प्रोविजन डिस्क्लोजर करना चाहिए? कितनों का ख्याल है नहीं एक्सटर्नल वाले की बात माननी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा रिलायबल है? और कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं इनकंसिस्टेंसी है, हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करेंगे? अब पहुंचे, एक्सटर्नल वाली बात ज्यादा रिलायबल जरूर है, लेकिन याद रखें हमारे ऑडिट का असूल है कि जब कभी दो डिफरेंट सोर्सेज में इनकंसिस्टेंसी होती है, आंखें बंद करके किसी एक पे एतबार नहीं करते, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करते हैं। इस सिचुएशन में फर्दर प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, एक दो एग्जांपल भी लिख दें। नहीं मैनेजमेंट ने तो बता दिया, मैनेजमेंट से पूछने चले ये ठीक है, और किसी तीसरे लॉयर से पूछ लें, शाबाश। खुद डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, जो मुश्किल है हमें समझ आए, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं कि ये रेंट के बाद क्या इसका डिसीजन हो गया। अगर ये रेंट के बाद डिसीजन हो गया तो वो तो बेहतरीन एविडेंस है इस चीज का कि कितनी प्रोविजन और डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ये रेंट के बाद जो लीगल केस होते हैं, डिसीजन आ जाए, वो एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। तो यहां पे बी क्लियर हो गया। बी में सबसे अहम चीज हमने क्या सीखी, इनकंसिस्टेंसी है, किसी भी एक बंदे की बात पे आंखें बंद करके एतबार नहीं कर लेना।
सी में कह रहा है कि हमने पहले कभी वारंटी प्रोवाइड नहीं करते थे, इस साल हम जो अपने टीवी सेट सेल करते हैं इन पे वारंटी ऑफर कर रहे हैं 1 साल की या जितने भी है। लेकिन वो ये कह रहा है कि सर हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वारंटी एक्सपेंस कितना होगा, इसलिए हमने वारंटी की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किए। बताइएगा ठीक किया ठीक नहीं किया? भाई वो कह रहा है कि जी हमें पता ही नहीं है वारंटी की प्रोविजन कितनी होनी चाहिए। हम इससे पूछेंगे भैया भाई अगर तुम कैसे कह सकते हो कि वारंटी की प्रोविजन आपको नहीं पता? वारंटी की प्रोविजन के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक कि आप 100 सेट सेल करते हैं तो कितने वापस आते हैं रिपेयर होने के लिए? क्या आपके पास ये डाटा है कि नहीं? क्या कंपनी को इस बात का पता है कि नहीं? बताइए। क्योंकि पास में वो सेट्स को सेल भी करती रही है और रिपेयर भी करते रही है। उनको ये भी पता है 100 सेट सेल करें तो कितने वापस आते हैं रिपेयरिंग के लिए। उन्हें ये भी पता है कि उनकी रिपेयर पे कितना खर्चा होता है। तो भाई वारंटी प्रोविजन एस्टिमेट करने के लिए और क्या चाहिए? अब कल कला को अगर हम इनकी ये बात मान लें, कल कला को वो ये भी कहेंगे सर हम क्रेडिट सेल तो कर रहे हैं लेकिन हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि कितने डेटर बैड हेड होंगे, इसलिए हमने प्रोविजन फॉर बैड हेड रिकॉर्ड नहीं की। कल तो वो ये भी कहेंगे। तो याद रखें जब कभी डेटर क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो लाजमी है प्रोविजन फॉर बैड हेड रिकॉर्ड करने। जब कभी वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं लाजमी है आपने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। यहां पे तो हमारी आसानी के लिए उसने हमें ये डाटा भी दे दिया कि पास्ट में वो ट्रांजैक्शन हो रही है जो वारंटी की प्रोविजन के लिए जरूरी है। तो क्या इसका वारंटी रिकॉर्ड ना करना सही है? मिस स्टेटमेंट है। कुछ समझ आई इसकी? नेक्स्ट डी में कह रहा है डायरेक्टर्स ने अर्निंग पर शेयर को डिस्क्लोज नहीं किया, पास्ट में डिस्क्लोज करते रहे थे। प्रोबेबली ये आपने शायद अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा। कितने स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ अर्निंग पर शेयर का? नहीं पढ़ा होगा। ये शायद जब आप FR1 में थे तो FR2 में होता था, जब आप FR2 पढ़ना शुरू की तो FR1 में चला गया। कोई इस तरह की कहानी है? चलें ठीक है। नहीं क्या वो CS ही बाहर चला गया, सिलेबस से बाहर चला गया, फाइनल में चला गया? अब कैफ लेवल पे नहीं होता ये अर्निंग पर शेयर, ये पक्की बात है। तो फिर तो इस क्वेश्चन को निकाल देना चाहिए। मैं काउंटिंग के टीचर से कंफर्म करके तो 33 का पार्ट डी जो है फिर इसको एक्सक्लूड कर। बहरहाल सुन लीजिए, वो स्टैंडर्ड ये कहता है प्राइवेट कंपनी के लिए अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज करना लाजमी नहीं है। इसीलिए अगर प्राइवेट कंपनी ने, ये प्राइवेट कंपनी का केस था, अर्निंग पर शेयर को डिस्क्लोज नहीं किया तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर वाकई आपके सिलेबस से निकल चुका है तो फिर ये कंसेप्ट वो टेस्ट नहीं करेगा, करना नहीं। 16 आ जाइए 16 पे। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपका टीचर गलती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इंसान है, गलती क्यों नहीं कर सकता? क्या आई कैप गलती कर सकता है? नहीं, ये आई कैप हर दफा आपको फेल करके गलती नहीं करता क्या? गलती करता है ना, तो आई कैप भी गलती कर सकता है। अच्छा बताइए, अगर कभी मेरी बात में और आई कैप की बात में कंफ्लिक्ट आ गया तो आप क्या करेंगे? शायद आपसे यही उम्मीद थी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर कभी कंफ्लिक्ट आए तो यूजर्स को थर्ड पार्टी किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन आप चूंकि स्टूडेंट है इसलिए स्टूडेंट के लिए रूल ये होता है कि उन्होंने अपने रेलिवेंट टीचर की बात को मानना होता है। ठीक है, मैंने आपको लेके चलना है ना भाई, इधर क्लास में बैठे हैं तो कोई इत्मीनान करके बैठे हैं ना, तो फिर जब एक दफा इत्मीनान कर लेते हैं तो फिर पूरा इत्मीनान करते हैं। अब सुने, आगे चलें। तो अगर कभी कंफ्लिक्ट आता है तो आपने क्या करना है? क्योंकि आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे पे। हाँ, अगर मेरी बात के अलावा कोई और बात फॉलो करेंगे तो फिर जिम्मेदारी मेरे पे नहीं होगी। चले आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे ये बताइए, क्वेश्चन ये सबसे पहले के देख के लग रहा है कि ये केस स्टडी है, आई कैप के क्वेश्चन बैंक से उठाई है। क्वेश्चन बैंक में नंबर है 157B। रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए किस लफ्ज से पता चला ये ऑडिट रिपोर्ट का? अंडरलाइन कर लीजिए इसको। सिचुएशन पढ़ते हैं वन बाय वन।
कहता है एज द एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव रिव्यूड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑफ एप्रिकॉट इंजीनियरिंग लिमिटेड, द ऑडिट टीम हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग मैटर्स इन द वर्किंग पेपर। कुछ मैटर्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। अबव मैटर्स का हमने इफेक्ट बताना है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्लाइंट है एप्रिकॉट इंजीनियरिंग लिमिटेड, एक क्लाइंट है, एक कंपनी, उसकी 4 सिचुएशन दी हैं। तो मैं ऐसा करता हूं प्रैक्टिकली, तो हम क्या करते हैं, एक क्लाइंट की जितनी भी सिचुएशन होती है उन्हें इकट्ठा एक ही ओपिनियन देंगे ना। तो मैं एग्जाम में भी क्या करता हूं, क्लाइंट एक ही है, इसकी सारी सिचुएशन को इकट्ठा करके एक ही ओपिनियन दे देता हूं। अरे गलत है ये। हमने हर सिचुएशन को, आपको यही बताया था, हर सिचुएशन को अलग अलग एड्रेस करना है। हाँ, किसी एक सिचुएशन में अगर 2 मिस स्टेटमेंट आ जाए उनको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन को इकट्ठा नहीं करना। ये पहले पार्ट लैदा सिचुएशन है, दूसरा पार्ट लैदा सिचुएशन है, तीसरा पार्ट लैदा सिचुएशन है, चौथा पार्ट लैदा सिचुएशन है। पहला पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कंपनी हैज इशूड ए बैंक गारंटी टू वन ऑफ इट्स रिलेटेड पार्टीज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद बैंक गारंटी इशू की। नो डिस्क्लोजर इन दिस रिगार्ड हैज बीन मेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये रेंट के बाद बैंक गारंटी रिलेटेड पार्टी को इशू करें, डिस्क्लोजर आना चाहिए? भाई पक्की बात है, आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा, ये जब हमने डिस्क्लोजर आना चाहिए, क्लाइंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये मिस स्टेटमेंट है। क्लाइंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, ये क्या है? इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो। अच्छा अगली बात सुने, आई कैप के सोल्यूशन में जो क्वेश्चन बैंक में है लिखा हुआ है कि इसमें कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। हालांकि 2 रीजन, एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इस वजह से भी डिस्क्लोजर आना चाहिए। दूसरा बैंक गारंटी इशू किया ये रेंट के बाद, IAS 10। अब जब आई कैप ने कहा, मैंने कहा यार ये तो आना चाहिए, फिर IAS 10 जाके देखा, IAS 10 ने कुछ एग्जांपल दी हुई है, आपने पढ़ा होगा। एडजस्टिंग इवेंट की भी एग्जांपल है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की भी एग्जांपल है। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल में क्लियर एग्जांपल मौजूद है, IAS 10 में जाके पढ़ लीजिएगा एग्जांपल वाले पैराग्राफ में, कि ये रेंट के बाद अगर बैंक गारंटी इशू की जाए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर शक शुबा है आपको, IAS 10 में जाके आप देख सकते हैं कि बैंक गारंटी का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। आई कैप के सोल्यूशन के मुताबिक कोई इफेक्ट नहीं होगा रिपोर्ट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन हमारे सोल्यूशन के मुताबिक IAS 10 कहता है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, आना चाहिए था, नहीं दिया तो मिस स्टेटमेंट है। क्लियर हो गई ये बात, फर्क आ गया। अब मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया है, आपकी मर्जी है, चाहे आई कैप को ठीक माने चाहे मुझे, ठीक है, वो आपकी अपनी जजमेंट है। मैंने आपको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। आगे चलते हैं सेकंड पे। ये पहला केस समझ आ गया। सेकंड, AEL हैज पेड ए डिविडेंड आफ्टर मेनी ईयर्स। बताइए कई सालों के बाद डिविडेंड पे करना क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट, कंपनी की मर्जी है, जब चाहे पे करे, जब चाहे ना करे। कह रहा है ज़कात हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल ज़कात फंड। हाँ, जब डिविडेंड पे करते हैं आपको पता है 2 चीजें काटती है कंपनी, एक टैक्स और एक ज़कात। अच्छा, ज़कात अगर उन्होंने डिडक्ट की, क्या हर कंपनी ने ज़कात डिडक्ट करनी होती है? हर कंपनी ने, भाई जो डिविडेंड पे करेगी वही ज़कात डिडक्ट करेगी ना, और जो डिविडेंड पे नहीं किया वो ज़कात डिडक्ट, ऐसे ही है। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड पे ही नहीं किया हुआ, हम उसकी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं ज़कात के बारे में? भाई ज़कात का ओपिनियन तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, ज़कात की बात लिखनी तो जरूर है कोई ना कोई। अगर कंपनी ने डिविडेंड पूरे साल में पे ही नहीं किया, हम क्या लिखते हैं? नो ज़कात वाज डिडक्टेबल। और अगर डिविडेंड पे किया है, हमने देखना होता है ज़कात डिडक्ट की कि नहीं की, और सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवाई कि नहीं करवाई। अब बताइए यहां पे डिविडेंड पे नहीं किया कि किया है? तो हमने क्या ये बताना है कि ज़कात डिडक्ट हुई कि नहीं, डिपॉजिट करवाई कि नहीं करवाई? तो बताइए इस केस में हमारी रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? हम लिखेंगे ज़कात एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ वाले सेक्शन में, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में, रिस्पांसिबिलिटी वाले में, कि ज़कात हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड। एक वैसे में उसने कहा डिडक्ट की, डिपॉजिट नहीं करवाई। हमने कहा अच्छा डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड।
एक में कहा डिडक्ट नहीं की, डिपॉजिट करवा दी अपने जेब से। हमने कहा अच्छा नॉट डिडक्टेड बट डिपॉजिटेड। कोई फर्क समझ आ रहा है? ज़कात में दो चीजें बतानी होती हैं, डिडक्ट किया कि नहीं, डिपॉजिट करवाया कि नहीं गवर्नमेंट को। ये तो नहीं डिडक्ट करके जेब में रख लेंगे पैसे कंपनी। तो इस केस में डिविडेंड पे किया, ज़कात डिडक्ट की, हमारी रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमोडिफाइड है, लेकिन ज़कात वाले ओपिनियन में क्या लिखेंगे? ज़कात हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। भी समझ आए बात? इसका मतलब है लाजमी नहीं हर सिचुएशन मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन वाली हो। भाई कोई सिचुएशन एमसीक्यू मैटर वाली भी हो सकती है, कोई अदर मैटर वाली भी हो सकती है, कोई अदर मैटर वाली भी हो सकती है, कोई एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली भी हो सकती है, कोई गोइंग कंसर्न वाली भी हो सकती है। आगे चलें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थर्ड, सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड ए मेजर डेब्टर हैज डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, company expect to recover only 20% of the outstanding amount. Management has refused to make a provision but is ready to disclose the fact by way of a note. Adjusting event है भाई, ये सबसे ज्यादा और सबसे आसान यही एडजस्टमेंट है। सबसे ज्यादा क्या आपने ये टेस्ट किया एडजस्टिंग इवेंट में। लेकिन अब आई कैप थोड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट, जैसे रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, इस तरफ भी आ रहा है, जैसे मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, रिपोर्ट के बाद, इस तरफ भी आ रहा है क्या। तो हमने सारी एग्जांपल्स याद रखनी है। एडजस्टिंग नई क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया तो क्या है? इफेक्ट मटेरियल है तो परवेसिव है तो। फोर्थ, with effect from January 1, 2010, AEL has changed the method of charging depreciation on its fixed assets from straight line to diminishing balance method. Depreciation method क्या किया? Straight line से diminishing balance पे आ गए। और दूसरा काम क्या किया? Revised its estimate of useful life of vehicle from 6 years to 4 years. लाइफ भी रिवाइज कर दी। अब सुने, दूसरे वाले में तो कह रहा है ये एस्टिमेट है, एस्टिमेट है। एस्टिमेट अगर सही रिकॉर्ड कर लिया है तो मिस स्टेटमेंट है, वो यही कह रहा है सोल्यूशन में कि एस्टिमेट सही रिकॉर्ड कर लिया तो कोई मिस स्टेटमेंट अनमोडिफाइड ओपिनियन। अब मुझे जरा इन दोनों एग्जांपल्स को पढ़ के बताएं। एक में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, एक में एस्टिमेट्स जो है यूजफुल लाइफ का वो रिवाइज हो रहा है। बताइए कौन सा चेंज इन एस्टिमेट है, कौन सा चेंज इन पॉलिसी है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ऊपर वाला चेंज इन पॉलिसी और नीचे वाला चेंज इन एस्टिमेट है? कितनों का ख्याल है दोनों चेंज इन पॉलिसीज हैं? कितनों का ख्याल है दोनों चेंज इन एस्टिमेट्स हैं? सुन ले भाई, ये दोनों चेंज इन एस्टिमेट्स हैं, ये दोनों चेंज इन एस्टिमेट्स हैं। डेप्रिसिएशन में अक्सर स्टूडेंट की ये मिसकंसेप्शन होता है कि चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड चेंज इन पॉलिसी है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्टिंगली जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है ना, इन्होंने IFRS अडॉप्ट नहीं किए फुली अभी। ये इंडिया हो गया, USA, चाइना, रशिया, इनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो अगर आप इंडियन बुक्स पढ़े ना, इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होगा, चेंज इन पॉलिसी है। लेकिन IFRS क्या कहता है? वो कहता है लाइफ चेंज हो या मेथड चेंज हो या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो, ये सारे चेंज इन एस्टिमेट्स होते हैं। ये मुझे इसलिए भी याद है, कंफर्म है, क्योंकि जब मेरे आर्टिकल्स बिग 4 में इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो इंटरव्यू में उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि बताओ डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ, एस्टिमेट है या पॉलिसी है? एस्टिमेट। क्योंकि मैंने फॉर्चुनेटली इंडियन बुक भी पढ़ी थी, IFRS भी पढ़े थे, ठीक है। तो बहरहाल चले, छोड़े, मैं मकसद ये नहीं है, छोड़े, वापिस आते हैं। अच्छा, यहां पे जहन में रखिएगा ICAP के सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है भला? ये इतनी कहानी क्यों सुनाई आपको? ICAP के सोल्यूशन में उसने ये लिखा हुआ है ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। एक गलती ये की। अच्छा आगे सुने, इस एक में उसने दो गलतियां की हैं। पहले बताया, उसने कहा ये चेंज इन काउंटिंग डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ ना, ये चेंज इन एस्टिमेट है। असूली तौर पे हमारा सोल्यूशन क्या बनता है? ये दोनों चेंज इन एस्टिमेट है, दोनों अगर रीजनेबली रिकॉर्ड कर दिए कंपनी ने,
कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, ये है सोल्यूशन। आई कैप एस्टीमेट वाले में तो यही करनी चाहिए, लाइफ वाले में यही कह रहा है, लेकिन मेथड ऑफ चेंज इन डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हुआ, इसमें आई कैप कह रहा है काउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट नहीं है, जो कि गलत, पहली गलती। और फिर दूसरे नंबर पे वो ये कह रहा है, दूसरी गलती क्या कर रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, कि ऑडिटर रिपोर्ट में लिखेगा कि काउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई, ये दूसरी गलती। याद रखें, अगर फर्ज कीजिए ये काउंटिंग पॉलिसी है भी, फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए, तो इसको हमने रिपोर्ट में ये नहीं लिखना कि काउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर दिस, बल्कि इसको की ऑडिट मैटर में लिखना होता है। ये रिसेंट रिवीजन आई है, ये कुछ अर्सा पहले। अब आई कैप का ये क्वेश्चन है, ये पुराने रूल्स के मुताबिक इसका सोल्यूशन बना उसने। असूली तौर पे होना क्या चाहिए, जब कोई स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाए तो जो क्वेश्चंस है वो नए स्टैंडर्ड के मुताबिक सोल्यूशन बनना चाहिए कि पुराने के मुताबिक। आई कैप को असूली तौर पे या तो ये हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन डालना ही नहीं चाहिए था, या अगर डाल दिया तो इसे नए रूल्स के मुताबिक रिवाइज करना चाहिए था, करेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया। तो ये फर्क आएगा आपको आई कैप के क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन में और हमारे वाले सोल्यूशन में, ठीक है, ये दोनों में फर्क है, याद रखें। अब पहले पुराने जमाने में रिक्वायरमेंट होती थी, काउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो आपने उसके एक्सेप्शन को रेफर करना, अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम काउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो हम किस तरफ लेके जाते हैं इसको, की ऑडिट मैटर की तरफ। भाई जो बात कही समझ आई? चलिए, तो इसमें बताइए डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ, एस्टीमेट में चेंज है या काउंटिंग पॉलिसी में चेंज है? एस्टीमेट में चेंज है, ठीक है। वैसे आप मजीद तसल्ली के लिए अपने रेलिवेंट काउंटिंग टीचर से भी पूछ सकते हैं। जी मेरे भाई, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी की मिसाल दे देता हूं, लेकिन वादा करो कि फिर सारी उम्र याद रखोगे। सुन लो, पहली एग्जांपल से वेटेड एवरेज पे गए, क्या है ये? चेंज। लेकिन ये वो एग्जांपल है जो आई कैप टेस्ट नहीं करता। अब वो एग्जांपल सुने जो आई कैप टेस्ट करता है। अगर कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन पे गए तो ये भी चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। इस एग्जांपल को खास तौर पे याद रखिएगा, आगे चल के कुछ जगहों पे ये यूज करेंगे हम। चलिए 16 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25, अच्छा ये भी आई कैप, आज तकरीबन सारे क्वेश्चन आई कैप के क्वेश्चन बैंक के ही हैं, सिवाय एक क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 15 के। चलें, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लूं कि देखो उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है कि कुछ और भी पूछा है 25 में, ये भाई मुझे बताएंगे। ये उसने 25 की रिक्वायरमेंट में सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है कि कुछ और भी पूछा है? कुछ नहीं पूछा। और आपने नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा मेरे भाई ने? चल गए बात में। डिस्कस द मैटर्स दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस को अंडरलाइन करें, टू यू एज एन ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव इशू, आल्सो एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। जहन में रखिएगा ये जो कह रहे हैं ना मैटर ऑफ द सिग्निफिकेंस, अगर आपने चैप्टर 4 के अपेंडिक्स में अप्रोच पढ़ी हो तो वहां पे लिखा हुआ था कि अगर कभी आपसे पूछे ना सिग्निफिकेंट मैटर को डिस्कस करो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी अप्रोच में स्टेप 1 और स्टेप 2 सिग्निफिकेंट मैटर टू बी डिस्कस्ड ही है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी सॉल्व करने की जो अप्रोच है उसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या चीज है? सिग्निफिकेंट मैटर टू बी डिस्कस्ड। और ये भाई ये अभी मुझे बताएंगे और मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि मेरे भाई हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट वाली केस स्टडी में अप्रोच थी उसमें स्टेप 1 या स्टेप 2 क्या होता था? जी मेरे भाई, नहीं आपसे पीछे कॉर्नर में जो बैठे हैं जी, थोड़ा सा ऊंची। स्टेप 1 में क्या होता था? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन देख, नहीं क्वेश्चन में से पूछा ही नहीं है, इफेक्ट चेक करना होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? इफेक्ट देखते हैं। और भाई स्टेप नंबर 1 में देखते हैं मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या कोई और मॉडिफिकेशन है। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो फिर स्टेप 2 में देखते हैं उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है।
जिससे भी सवाल पूछ लो ना कोई अपनी मजबूरी बताएगा, आगे सवाल का जवाब कभी नहीं बताएगा। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही चीजें हैं। स्टेप नंबर 1 में बताना है सिचुएशन कौन सी है, स्टेप 2 में मटेरियलिटी, स्टेप 3 में ओपिनियन बता दे, खत्म कहानी। पहला जी 1 में कोई इशू, वो कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस। भाई कितने स्टूडेंट को पता चल गया ये इंपेयरमेंट लॉस है? किसी को नहीं पता चला। आपने पढ़ा नहीं इंपेयरमेंट, आइस 36 नहीं पढ़ा हुआ इंपेयरमेंट लॉस वाला? चले इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है सुन लें। अगर तो हमने गाड़ी ली, गाड़ी चलेगी 10 साल, वो गाड़ी हर साल हम इस्तेमाल करते हैं, हर साल उसकी वैल्यू कम होगी, ये कहलाती है डेप्रिसिएशन। और अगर तीसरे साल स्पीड में जा रहे थे और दरख्त था सड़क के किनारे, उधर ठुक गई, अब भी वैल्यू कम हो गई, ये क्या है? इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करने चाहिए। अगर आप बीए करें तो हर साल आपकी जिंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा खर्च होगा, ये है डेप्रिसिएशन। सीए करें तो 2 साल के अंदर सारी जिंदगी फारेगा आप, ये क्या है? इंपेयरमेंट। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कह रहा है अब मशीनरी को अगर आग लग जाए, बताइए आग लग गई, डेप्रिसिएशन है कि इंपेयरमेंट? भाई रिकॉर्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कैफ का कंसेप्ट सुने, कैफ लेवल का, इंपेयरमेंट लॉस हो गया, रिकॉर्ड करना चाहिए। सीफैप का कंसेप्ट सुन लें, इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड करो, किस वजह से लॉस हुआ उसको डिस्क्लोज भी करो, दोनों बार। ये तो इन्वेंट्री में भी पढ़ा था आपने कि अगर इन्वेंट्री जो है उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम है, उसे एनआरवी पे रिकॉर्ड करो। और डिस्क्लोजर में क्या कहा था? और डिस्क्लोजर में कहा था जिस रीजन की वजह से, डिस्क्लोजर नहीं याद किया था, चले कोई बात नहीं। यहां देखिए, अब बताइए क्वेश्चन में कहीं कह रहा है कि रिकॉर्ड कर ली इंपेयरमेंट के नहीं की? भाई क्वेश्चन में कहीं कह रहा है तो इसका मतलब है हम दोनों ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे। अगर तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली तो कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, और अगर नहीं की मिस स्टेटमेंट। इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसने कहा 30% उसकी प्रॉफिट, उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है, इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो 30% ऑफ कॉस्ट है, उससे कंपेयर कर लें। भाई कुछ समझ आई कि नहीं आई? कोई समझ नहीं आई आपको? यस सर कर रहे हैं बस। सेकंड इंशाल्लाह आज ही हाँ। ड्यूरिंग द ईयर ए पिटीशन हैज बीन फाइल्ड 20 मिलियन। बताइए सेकंड में कोई प्रॉब्लम? अब तो कुछ भी नहीं होगी ना, अब तो सारा कुछ सीख जाने का टाइम जो है। भाई जब तक ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस नहीं होगा कोई छुट्टी नहीं होनी, तो इसीलिए चुप करके क्वेश्चन डिस्कस कर लें। मुझे बताइए किसमें अमाउंट केस पेंडिंग है कि ये रेंट के बाद उसका फैसला हो गया? पेंडिंग है, लिटिगेशन चल रही है। दूसरा मुझे बताइए अमाउंट मेजरेबल है कि नहीं? अमाउंट मेजरेबल कैसे पता चला नहीं है? हाँ 0 to 50%। तो क्या करना चाहिए? क्या उसने कहा है प्रोविजन रिकॉर्ड किया कि नहीं? प्रोविजन तो करने में नहीं थी, डिस्क्लोजर आना चाहिए। सबसे अहम बात क्वेश्चन में, क्या उसने ये बताया है कि डिस्क्लोजर इंक्लूडेड है कि नहीं? नहीं बताया, तो हमें दोनों सिचुएशन डिस्कस करने चाहिए। बहुत अहम कंसेप्ट, अगर इसका जवाब सही दे दिया इसका मतलब है आपने सीख लिया इस क्वेश्चन में जो कुछ सिखाने वाली चीज थी। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्या है? अमाउंट इफेक्ट क्या है? इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए मटीरियलिटी से किसको कंपेयर करना है? 50% को, शाबाश, तो मटीरियल आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर डिस्क्लोज कर दिया है, शाबाश, यही सुनना था, एम्फेसिस ऑफ मैटर, शाबाश, बिल्कुल एम्फेसिस ऑफ मैटर। तीसरी कोई क्यों मोबाइल नहीं है? तीसरी सिचुएशन, अच्छा मुझे बताइए क्या आपको चेंज इन एस्टीमेट और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का फर्क पता है? अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है? कितने स्टूडेंट ने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है? अकाउंटिंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली बात कितने स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी हुई? और कितने स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है?
और बाकी स्टूडेंट कहाँ खलाई मखलूक बैठी है, 3-4 ने पढ़ा है, 4-5 ने नहीं पढ़ा है, और बाकी 8 What types of audit opinion should be expressed in the following circumstances? जी मेरे भाई, वो कॉर्नर वाले भाई मुझे बताएंगे कि जब वो कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन, क्या मुझे सिर्फ इतना बताना चाहिए अनमोडिफाइड ओपिनियन, मोडिफाइड ओपिनियन के साथ में बताना चाहिए, अनमोडिफाइड के साथ मोडिफाइड के बजाय क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ये बताना चाहिए? ये क्वालिफाइड, एडवर्स, मॉडिफाइड का लफ्ज तो एग्जाम में यूज नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा रिक्वायरमेंट में कह रहा है टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन बताओ, केस स्टडी है, टाइप ऑफ ऑडिट। अगर ओपिनियन तो अनमोडिफाइड है लेकिन एम्फेसिस ऑफ मैटर आ रहा है या अदर मैटर आ रहा है या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न आ रही है या की ऑडिट मैटर आ रहा है या एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ जो है वो 4 ओपिनियन, उनमें से कोई मॉडिफिकेशन आ रही है, क्या मुझे उसका भी जिक्र करना चाहिए कि सिर्फ टाइप ऑफ ओपिनियन बता के क्वेश्चन खत्म कर दूं? उसको भी डिस्कस, आपको बताया था ना केस स्टडी में इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट एक ही चीज होती है, हमने पूरी रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना होता है। टेक्निकली चाहे ओपिनियन और रिपोर्ट में फर्क है, लेकिन केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को एक ही कंसीडर करते हैं और रिपोर्ट में जहां कहीं इफेक्ट आ रहा हो वो बताते हैं। तो 8 में ए कह रहा है मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है? सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। जरा इसको अंडरलाइन कीजिए, ये हमें कह रहा है भाई सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन है। द प्लांट फैसिलिटीज वर नॉट ड्यूली इंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, नो कंडीशन इन दिस रिगार्ड एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। ये सेंटेंस ना भी लिखता तो कोई मसला नहीं था, हमें पता है कि फायर जब भी होती है उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हो रही होती, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मैनेजमेंट हैज नॉट मेड एनी एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, however proper disclosure of this fact has been made in the financial statements। डिस्क्लोजर दे दी, एडजस्टमेंट नहीं की, तो सही किया क्या? बिल्कुल, नॉन एडजस्टिंग इवेंट एडजस्टमेंट थोड़ी आएगी, डिस्क्लोजर ही आएगा, सही किया। अगला क्वेश्चन मेरा, डिस्क्लोज कर दिया, मिस स्टेटमेंट है कोई, अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। क्या कोई और मॉडिफिकेशन आ रही है यहाँ पे? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ रहा है, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वाला आ रहा है? दोनों में से कोई एक इंक्लूड करना है, दोनों इंक्लूड नहीं करने। एक इशू एक ही जगह पे आएगा, 2 जगह पे थोड़ी आएगा, एक इशू एक जगह पे ही आएगा, ठीक है। यहां पे अगर अभी चूंकि गोइंग कंसर्न हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, अगर आप सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट को जहन में रख के एम्फेसिस ऑफ मैटर लिख देते हैं वो भी ठीक है, वरना इसमें 2 इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम इंडिकेट हो रही है, वो सुन लें। एक है मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, अगर छोटी मोटी होती है हम कहते हैं कोई इशू नहीं है, मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अंडरलाइन करें, ठीक है। और दूसरा है नॉट ड्यूली इंश्योर्ड, इंश्योर्ड भी नहीं थी, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। किधर किया अंडरलाइन आपने? अच्छा, इसको, इसका मतलब ये है नुकसान हुआ, इंश्योरेंस वालों से पैसे नहीं मिले। अगर इंश्योरेंस वालों से पैसे मिलने होते तो फिर तो कोई इशू ना होता। अब मे भी कंपनी के पास इतने पैसे ना हो कि नया एसेट खरीद सके। इन 2 अल्फाज से मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटीज और नॉट इंश्योर्ड की वजह से कुछ गोइंग कंसर्न का इशू लग रहा है हमें, लेकिन बहरहाल जिन स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू मैटर लिखा वो भी करेक्ट माना जाएगा, और जिनने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न लिखा टेक्निकली वो ज्यादा बेहतर आंसर है, ठीक है, लेकिन दोनों करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गई मेरे भाई? भैया देख ले मेरी तरफ प्यारे भाई, समझ आ? अच्छा समझ आ गई तो मुझे बताइए कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ड्राफ्टिंग करते हुए कौन सी 3 इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं? हाँ जी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में याद किया हुआ ना, ड्राफ्टिंग याद करवाई हुई है मैंने आपको, बताइए जी। भूली हुई है तो याद कब करेंगे? हैं? रिवाइज कब करेंगे? कर लेंगे, हो जाएगा, कब होगा?
आपको पता है स्टूडेंट्स के फेल होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? और भी बड़ी रीजन है, रिवीजन नहीं करते। ये नहीं रिवीजन नहीं करते, करते हैं आखिरी महीने जाके, पीरियोडिकली रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करनी होती है हर हफ्ते, मैंने बताया ना आपको, हफ्ते में एक दिन आपने रखना होता है ऐसा जिसमें नया कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ना, बल्कि पिछले सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं। मर्जी आपकी। जी आप बताइए कौन सी 3 इंफॉर्मेशन है जो हमसे बेटर पैराग्राफ में आती हैं? मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, रेफरेंस टू द नोट्स टू द अकाउंट्स, our line our opinion is not modified in respect of this matter। शाबाश। चलिए ए क्लियर हो गया जी। नहीं मैं अभी यही अर्ज कर रहा हूं, दोनों में से कोई एक बता, वो बता रहे हैं आपको, क्योंकि सोल्यूशन बनाते हुए हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट को सामने रख के उसको सोल्यूशन को कॉम्प्रिहेंसिव करने की कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात खुद। उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आ जाएंगे, जो उसने लिखा हुआ है ना वो शायद इंग्लिश मेरी लिखने में मसला है या आपके समझने में मसला है, लेकिन वो ये नहीं लिखा हुआ कि एमसीक्यू मैटर भी आएगा और गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी आएगा, ये नहीं, एंड नहीं लिखा हुआ, और है यहाँ तो एमसीक्यू मैटर आएगा या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी। टेक्निकली ज्यादा बेहतर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाला है, लेकिन मैं उस पर फोकस इसलिए नहीं कर रहा, वो भी टॉपिक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, वो बाद में पढ़ना। जी 8 का पार्ट बी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज नॉट अलाउड द ऑडिटर टू सेंड रिक्वेस्ट लेटर्स टू द लीगल एडवाइजर, अकॉर्डिंगली the auditors could not become aware of the status of all the litigation against the company. On account of their experience, the auditor believed that there are significant claims against the company. कह रहे कंपनी के खिलाफ क्लेम तो बहुत से होते हैं, लेकिन कंपनी ने लॉयर्स को लेटर नहीं सेंड करने दिया। नहीं एक मिनट है, ये मेरे भाई जो कॉर्नर में बैठे हैं, ये जब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कंफर्मेशन लेटर का, यहाँ पे लेटर नहीं सेंड कर, कंफर्मेशन लेटर ही नहीं सेंड कर, क्योंकि आउटसाइड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। कंफर्मेशन लेटर किन किन पार्टीज को सेंड करते हैं जरा बताइए? डेटर्स को, क्रेडिटर्स को और बैंक को, लॉयर्स को। ये 4 पार्टीज को फ्रीक्वेंटली हम कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। इनमें फर्क क्या था? इनमें एक फर्क ही बताया था आपको, नहीं याद, आपने भी रिवीजन नहीं की मेरे ख्याल में। क्या फर्क था? कुछ फर्क नहीं था जी मेरे भाई, ये इधर बैठे, आप बताइए क्या फर्क था जी? बैंक, हाँ जी, बैंक और लॉयर्स की जो कंफर्मेशन है वो क्रिटिकल है, उनको हम 100% बेसिस पे लेटर सेंड करते हैं। जो डेटर और क्रेडिटर्स हैं इनको सैंपल बेसिस पे लेटर सेंड करते हैं। तो यहाँ पे लॉयर को उसने लेटर सेंड नहीं करने दिया, कह रहे इसलिए हमें लॉयर को लेटर सेंड नहीं करने दिया, इसलिए कह रहे हैं वो हम सारी सिचुएशन से अवेयर नहीं हो सके, स्कोप लिमिटेशन है। कह रहा है बिलीव देयर आर सिग्निफिकेंट क्लेम। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? मटेरियल, परवेसिव या दोनों हो सकते हैं। तो अगर ये स्कोप लिमिटेशन अगर इफेक्ट मटेरियल है तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड। परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। शाबाश, 8 क्लियर हो गया, कोई इशू तो नहीं 8 में? कोई इशू? चलिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा 34 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा चले, ए बी की आवाज भी आ रही है, बी की भी, मैं दोनों डिस्कस कर देता हूं। 34 में कह रहा है, पहले सबसे पहले तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूं। कह रहा है इन द लाइट ऑफ द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट डिस्कस हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द अबव सिचुएशंस एंड डिस्क्राइब द इंपैक्ट देयरऑफ ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कह रहा है बताओ कि ऑडिटर कैसे इस सिचुएशन को डील करेगा और इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी बताओ। नोट कीजिए रिक्वायरमेंट एक नहीं, रिक्वायरमेंट्स 2 हैं। एक तो अंडरलाइन कीजिए हाउ शुड द ऑडिटर डील, हाउ शुड ऑडिटर डील, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है हमने ये भी बताना है कि इस सिचुएशन में ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो क्या हाथ पैर मारेगा ये इंश्योर करने के लिए कि हमें इस सिचुएशन में एविडेंस मिल जाए या जो मिस स्टेटमेंट वगैरह अगर है वो करेक्ट हो जाए। ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या स्टेप्स लेगा ऑडिटर ओपिनियन देने से पहले। मुझे बताइए जब भी कोई इशू आता है क्या ऑडिटर डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ चला जाता है कि पहले उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है?
पहले उस इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, कहता है पहले मुझे ये बताओ कोशिश क्या करेगा, फिर एंड पे बताओ नतीजे में वो ओपिनियन रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये ध्यान में रखिएगा हमने दोनों चीजें बतानी है, हाउ टू डील और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। चाहे हाउ टू डील में एक लाइन क्यों ना हो, एक प्रोसीजर क्यों ना हो, बताना जरूर है हमने कुछ ना कुछ। कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ दीर लिमिटेड इंटेंड्स टू प्रेजेंट सर्टेन अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया किसके साथ, विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के साथ जिस चीज को भी प्रेजेंट किया जाता है वो क्या है, अदर इंफॉर्मेशन। फिर से बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के साथ जिस चीज को भी प्रेजेंट किया जाएगा वो क्या होगा, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब एक दूसरी एग्जांपल भी हमारे सामने आ गई, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करें, ये 3 वर्ड, और इनके साथ लिख दे इज इक्वल टू अदर इंफॉर्मेशन। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है, इज इक्वल टू अदर इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा करें, क्या टेंशन है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। मुझे बताइए, जब कोई एक सोर्स दूसरे सोर्स के साथ इनकंसिस्टेंट होता है तो कौन से वाला सोर्स गलत है, इंटरनल या एक्सटर्नल, कोई भी हो सकता है। हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए आपको यही चीज सिखाई है ना, इनकंसिस्टेंसी को अंडरलाइन करें, इनकंसिस्टेंसी इसके साथ लिखे इज नॉट इक्वल टू, वो साइन इक्वल टू का साइन लगा के लाइन लगा दे, नॉट इक्वल टू मिस स्टेटमेंट। इनकंसिस्टेंसी का मतलब मिस स्टेटमेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है एक सोर्स दूसरे सोर्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, कंफर्म नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट हो। तो इनकंसिस्टेंसी में बताइए हम क्या करते हैं, हमेशा फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं किस जगह में मिस स्टेटमेंट है। याद है इससे पहले यही कंसेप्ट को आपको सिखाया था एक एग्जांपल के साथ कि डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, क्लाइंट कह रहा है 10 लाख लेने हैं, कंफर्मिंग जो कस्टमर है डेटर उसने कहा नहीं मैंने तो 8 लाख देने हैं। तो ये 10 लाख और 8 लाख में जो डिफरेंस था ये क्या हमने कहा था, इसे इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे क्या कहा था हमने, क्या कंफर्म हो गया कि क्लाइंट का रिकॉर्ड मिसस्टेटेड है, हमने कहा नहीं फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करेंगे, हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट ना हो, कोई कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट हो। उसी तरह यहां पे मुझे बताइए दोनों सोर्सेज में इनकंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इंफॉर्मेशन में, डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि कोई एक चीज गलत है कि पहले लॉजिकली चलना चाहिए, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके देखें कि कौन सी चीज ठीक है कौन सी गलत देखें। तो हमने दोनों तरफ अपनी डिस्कशन को लेके जाना। अगर तो पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, मिसस्टेटेड है, इनकंसिस्टेंट, देखिए दो चीजों में जब इनकंसिस्टेंसी हो कोई भी चीज मिसस्टेटेड हो सकती है, कोई भी चीज हो सकता है ठीक हो, कोई दूसरी चीज हो सकता है गलत। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको करेक्ट कर दीजिए। ये मैं बता रहा हूं उस हेडिंग में हाउ टू डील वाली में, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे करेक्ट कर ले। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे अगर इफेक्ट मटेरियल है, और अगर एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे अगर इफेक्ट परवेसिव है। ये सिचुएशन साइड पे हो गई। अब आते हैं दूसरी अदर इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे इसको करेक्ट करें, नहीं तो डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करते हैं फाइनल रिपोर्ट की तरफ जाने से पहले।
और ये मेरा होगा कोर्स ऑफ एक्शन में, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन में, कि मैनेजमेंट और 2-4 गवर्नेंस से हमने रिक्वेस्ट की इसको करेक्ट करें। अब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, अगर इसे करेक्ट नहीं करते ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, लेकिन ये बताने के लिए कि अदर इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, क्या करेगा वो, अदर मैटर नहीं, अदर इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ में बताएगा कि वो मिसस्टेटेड है। अदर मैटर की एग्जांपल में ये एग्जांपल नहीं थी। अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट हो तो कहां बताते हैं, भाई अदर इंफॉर्मेशन का अलग से अपना सेक्शन है, अपना पैराग्राफ है, उधर बताएंगे। सोल्यूशन में शायद अदर मैटर लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके अदर इंफॉर्मेशन कर लें। ठीक है भाई, अदर इंफॉर्मेशन का अपना पैराग्राफ है कि नहीं है, तो उसे अपने पैराग्राफ में भेजेंगे कि अदर मैटर किसी दूसरे पैराग्राफ में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम देखें लॉजिकली चले, दो चीजों में इनकंसिस्टेंसी है, हमने दोनों को डिस्कस किया। भाई कोई भी चीज मिसस्टेटेड हो सकती है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है तो क्या करना है वो भी बता दिया, अगर अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है तो क्या करना है वो भी बता दिया। भाई ये समझ आ गई अप्रोच हमारे। तो जब भी इनकंसिस्टेंसी हो, हमने डायरेक्ट किसी एक चीज के ऊपर कंक्लूजन पे जम नहीं लगा देनी कि सिर्फ यही गलत है, बल्कि हमने सोचना है दोनों में से कोई भी चीज गलत हो सकती है। बी की तरफ चले। बी में क्या कह रहा है, कह रहा है मालाकंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ कस्टमाइज्ड मशीनरी टू टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑन 18 फरवरी 2012 वन ऑफ इट्स कस्टमर्स हु ओव्ड ₹9.6 मिलियन वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में चला गया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता वॉलंटरी है या कंपल्सरी है, लिक्विडेशन में चला गया, बैंकक्रप्ट हो गया। कह रहे इन एडिशन टू द अबव अमाउंट ए जॉब वाज इन प्रोग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ दैट कस्टमर एंड ऑन विच द MIL है ऑलरेडी स्पेंट ₹13.9 मिलियन। कह रहा है इसके अलावा इस बंदे से एक तो पैसे लेने थे, इसके अलावा इसके लिए हमने इन्वेंट्री भी बना के रखी हुई थी जिसके ऊपर हम 13.9 मिलियन जो है वो खर्चा कर दिया, हमारी कॉस्ट लग गई इसके ऊपर। फिर क्या कह रहा है, डायरेक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड टू मेक ए प्रोविजन अगेंस्ट द डेट ऑन द ग्राउंड्स दैट द लिक्विडेटर वाज अपॉइंटेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। डायरेक्टर्स ने कहा नहीं भाई लिक्विडेटर तो ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ है, कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये अगले साल की ट्रांजैक्शन है। They have also refused to make any provision in respect of the work in process as they are planning to sell the machinery being manufactured to another customer for ₹15.7 million। वो कह रहे हैं हम इन्वेंट्री की भी कोई NRV की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी दूसरे कस्टमर को 15.7 मिलियन में सेल कर रहे हैं इसको। फिर कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 85 मिलियन एंड मटेरियलिटी लेवल इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भी पहली गलती तो हमने पकड़ ली, मटेरियलिटी लेवल तो 5% होता है, 10% दिया है। हम तो सही वाली कैलकुलेशन करेंगे कि जो उसने कह दिया उसके मुताबिक करना है। भाई जो उसने कह दिया उसके मुताबिक हमने काम करना है, हमने अपनी साइंस नहीं लगानी उधर कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती नहीं निकालनी हमने। उसने 10% कहा, हम 10% के साथ कर लेंगे। फर्ज कीजिए अगर वो 7% कहता, हम 7% के साथ कर लेते। तो मटेरियलिटी लेवल 10% के लिहाज से डिसाइड होगा यानी 8.5 मिलियन। अब इस क्वेश्चन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताइए, ये रेंट के बाद डेटर बैंकक्रप्ट हुआ, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग? पक्की बात एडजस्टिंग है। अच्छा, उस डेटर के लिए हमने कुछ इन्वेंट्री भी संभाल के, उस डेटर के लिए कुछ इन्वेंट्री भी बना के रखी हुई थी, खास तौर पे उसकी फरमाइश पे कस्टमाइज इन्वेंट्री। अब बताइए डेटर बैंकक्रप्ट हुआ तो क्या रिलेटेड इवेंट्स भी, डेटर की बैंकक्रप्सी एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या रिलेटेड इवेंट्स भी एडजस्टिंग नहीं हो जाएंगे? अगर डेटर बैंकक्रप्ट हुआ ये रेंट के, उसके लिए जो इन्वेंट्री संभाल के रखी थी वो भी एडजस्टिंग इवेंट, उसकी NRV की। अगर इस डेटर के लिए हमने कोई मशीनरी इंपोर्ट करवाई, खरीदी थी खासतौर पे इस डेटर के ऑर्डर पूरे करने के लिए, तो बताइए उस मशीनरी की इंपेयरमेंट भी एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? तो ज़हन में रखिएगा मेन इवेंट अगर एडजस्टिंग है यानी बैंकरप्सी ऑफ डेटर, तो रिलेटेड इवेंट भी एडजस्टिंग है यानी NRV ऑफ इन्वेंट्री और इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी। लेकिन अगर मेन इवेंट नॉन एडजस्टिंग है तो रिलेटेड इवेंट भी नॉन एडजस्टिंग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहता है ये रेंट के बाद डेटर बैंकक्रप्ट हुआ, फिर आगे रीजन बताता है किस वजह से बैंकक्रप्ट हुआ। भाई ये रेंट के बाद जलजला आया था, उसकी फैक्ट्री तबाह हो गई, इस वजह से वो डेटर बैंकक्रप्ट हुआ। अब बताइए ये भी डेटर ये रेंट के बाद बैंकक्रप्ट हो रहा है।
एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। भाई अगर हमारे लिए नेचुरल डिजास्टर नॉन एडजस्टिंग है तो हमारे डेटर के लिए भी नॉन एडजस्टिंग ही होगा। ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, इस डेटर के लिए अगर कोई इन्वेंट्री संभाल के रखी हुई थी वो एडजस्टिंग है, वो भी नॉन एडजस्टिंग, वो भी नॉन एडजस्टिंग। और अगर इसी डेटर के लिए कोई फिक्स एसेट भी हमने खरीद के रखे हुए थे उनकी इंपेयरमेंट भी नॉन एडजस्टिंग। तो मुझे बताइए ये इवेंट बी वाला एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग? ये एडजस्टिंग इवेंट है। इसकी एनआरवी भी एडजस्टिंग इवेंट और रिकवरी जो बैंकरप्सी ऑफ इसकी प्रोविजन भी एडजस्टिंग इवेंट, दोनों एडजस्टिंग इवेंट। तो अब हम देखते हैं कि अमाउंट्स कितनी जो है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए प्रोविजन। पहले बैंकरप्सी ऑफ डेटर की बात करते हैं। भाई कितने पैसे हमने उससे रिसीव करने थे? क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि रिकवरी कितनी होगी उससे, तो कितनी रिकवरी होगी इसका? 9.6 रिकवरी नहीं होगी मेरे भाई, रिकवरी 0 होगी। उसने कुछ नहीं बताया। अगर कहता ना 1 मिलियन रिकवरी होगी, हम कहते अच्छा 9.6 माइनस 1 मिलियन इज इक्वल टू 8.6 की प्रोविजन रिकॉर्ड करो। रिकवरी नहीं बताई इसका मतलब कोई रिकवरी नहीं होगी। प्रोविजन कितने की रिकॉर्ड होनी चाहिए? 9.6 मिलियन। ये हो गया बैंकरप्सी ऑफ डेटर, डेटर की प्रोविजन। अब आते हैं एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। बताइए कॉस्ट कितनी है? 13.9 और सेल प्राइस कितनी है? 15.7। बताइए एनआरवी जो है वो कॉस्ट से कम है कि ज्यादा है? क्या एडजस्टमेंट की जरूरत है? कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। एक स्टूडेंट ने थोड़ा सोचा, उसने कहा सर इसमें अभी मजीद कुछ हो सकता है कि एक्सपेंसेस इनका कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है उसकी भी तो इफेक्ट आना चाहिए। हमने कहा अगर उसने कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं दी तो क्या अज्यूम करेंगे? 0 है। जो चीज नहीं दी हुई वो 0 है। जैसे हमने रिकवरी डेटर्स की रिकवरी 0 अज्यूम की, उसी तरह ये भी। वैसे वो एज इट इज इन्वेंट्री को बेच रहा है। आपने अकाउंटिंग में शायद ये पढ़ा हो कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एज इट इज भी बेची जा सकती है। तो कॉस्ट है 13.9 मिलियन और सेल प्राइस 15.7। एनआरवी की राइट डाउन की एडजस्टमेंट की जरूरत है? नहीं। तो मिस स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की हुई टोटल? 9.6 मिलियन। अगर वो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी आ जाती, दोनों को एग्रीगेट करते, आपको पता है हमारा एग्रीगेट वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं, 9.6 मिलियन की प्रोविजन। मटेरियल है कि नहीं? क्वालिफाइड ओपिनियन। दोनों तो डिस्कस नहीं करेंगे, मटेरियल प्रोवेसिव दोनों। शाबाश जी। 34 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। 32 You are the audit manager at the client LPL. Your team had proposed various adjustments including the impairment of a plant. LPL CFO has agreed to record all the adjustments including the impairment loss. However, CFO is reluctant to disclose in the financial statement the circumstances that lead to the impairment of plant and machinery. Required evaluate the above situation, state implication of the audit report if any. कह रहा भाई इंपेयरमेंट की एडजस्टमेंट हमने उसे कहा कर, उसने कहा कर देते हैं सर, बिल्कुल एडजस्टमेंट कर दे। डिस्क्लोजर नहीं, डिस्क्लोजर देने के लिए रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज कर दिया कि थोड़ा आय बाय शाय कर रहा है। हाँ कर रहा है। अच्छा मुझे बताइए क्या इंपेयरमेंट का डिस्क्लोजर आता है? क्या आपने अकाउंटिंग में ये पढ़ा? अच्छा मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैं अकाउंटिंग का एक्सपर्ट हूं ही नहीं, मैं तो ऑडिट पढ़ाता हूं। आप बताइए क्या अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इंपेयरमेंट होगी तो वो जिस वजह से हुआ रीजन उसको डिस्क्लोज भी करना? कौन सा? 36? हाँ 38 तो इंटेंजिबल वाला है मेरा भाई, 36 इंपेयरमेंट वाला सही कह रहा हूं। चले तो अगर डिस्क्लोजर नहीं दिए, रिकॉर्डिंग कर ली, डिस्क्लोजर नहीं दिए, क्या मिस स्टेटमेंट होगी? इसी तरह मुझे बताइए क्या अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इन्वेंट्री की सेल प्राइस कम है कॉस्ट से तो उसे भी एनआरवी पे लेके आओ और एनआरवी का कोई डिस्क्लोजर भी दो? क्या जो इन्वेंट्री एनआरवी पे आती है उसका डिस्क्लोजर भी आता है कि नहीं आता? अगर अकाउंटिंग मेजरमेंट कर ले हम ठीक, डिस्क्लोजर ना दे, क्या मिस स्टेटमेंट होगी? बिल्कुल मिस स्टेटमेंट होगी। तो ये भी मिस स्टेटमेंट है। अच्छा अब बताइए यहां पे कह रहा है कि रिलेक्ट, अब हमें क्या सोल्यूशन? हाँ दोनों बतानी चाहिए, सिर्फ इस हिसाब से कि उसने नहीं इंक्लूड किया डिस्क्लोजर? मेरा ख्याल है दोनों बताने चाहिए। तो अगर तो उसने डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया
मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट बताया उसने, दोनों डिस्कस कर रहेंगे। मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। और अगर वो डिस्क्लोज कर देता है फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि मिस स्टेटमेंट कोई नहीं है, लेकिन की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे? अब देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दूसरी एग्जांपल लिखवाई थी, अब तीसरी एग्जांपल भी लिख लें। पहली एग्जांपल कौन सी थी जिसमें की ऑडिट मैटर? काउंटिंग वाले। दूसरी एग्जांपल कौन सी थी? टैक्स कंटिजेंसीज। तीसरी लिख लें इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। 40 पे, 40 में कोई इशू? 40 में कह रहा है कि यू आर इंगेज इन द ऑडिट ऑफ ए लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एज ऑडिट सीनियर, द ऑडिट फील्ड वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड यू हैव कंप्लीटेड योर रिव्यू, फॉलोइंग इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड आफ्टर द फाइनल मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर। कहता है ये दो मसले हैं, ये अभी भी पेंडिंग है, बाकी सारा कुछ हल हो गया। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम फॉर योर ऑडिट पार्टनर गिविंग योर ओपिनियन अबाउट दीज इश्यूज, इन इश्यूज के बारे में ओपिनियन दीजिए, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। पुराना क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस 1984 की बजाय एक्ट 2017 कर लें। पहला केस कह रहे आपने प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके ऊपर कुछ आपने मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्चे किए, उनको कर लिया कैपिटलाइज, यानी उनको आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया, डेफर्ड कर लिया। क्या कर सकते हैं? हाँ, अब पुराने मतलब काफी 13-14 साल पहले की बात है, जब हमारे जमाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे उनमें ये कहता था कि जो प्रमोशन, नई प्रोडक्ट लॉन्च की, प्रमोशन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, कैपिटलाइज नहीं करना है। अभी यही कहते हैं। उसने क्या 20 मिलियन मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, डेफर्ड कर लिया, सही किया गलत किया? गलत किया। मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट बताया उसने, मटेरियल बताया, तो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा। सेकंड, कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंटिंग टू ₹25 million to its associated company without obtaining the approval of its shareholders. Finance director has indicated to you that the company does not intend to disclose this loan separately in the financial statements. अच्छा, दो इश्यूज हैं, एक कंपनीज एक्ट का है और एक हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन वाला। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जब आपने एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन देना है, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए करना है। एक तो वो, लेकिन हो सकता है ये वही स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सके जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं, कम से कम अकाउंटिंग वाला इशू तो आइडेंटिफाई कर दें कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोज होना चाहिए। डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट हो गया। चलिए 41 कह रहा है ये सिचुएशंस हैं टू अनरिलेटेड ऑडिट क्लाइंट फर्म की। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपने बताना है रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे कि नहीं, और रीजंस भी बताने हैं। ये रीजंस क्या होती है रिपोर्ट मॉडिफाई करने की? वो जो हमारी अप्रोच में पहले दो स्टेप हैं कि मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, वैल्यूएट करना था ना पहले, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है या अदर मॉडिफिकेशन, और फिर बताना होता है क्या इफेक्ट क्या है, वो रीजनिंग होती है, उसके बाद इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताते हैं। कहता है पी इज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर हे फीवर सफरर्स। हे फीवर पता नहीं क्या होता है, ये कोई डेंगू तरह का बुखार होगा, जो भी है। इट करेंटली मैन्युफैक्चर्स द मार्केट लीडिंग ड्रग हाईविल विच अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ कंपनीज एनुअल रेवेन्यू। कह रहा है ऐसी दवाई इजाद की जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सक्सेसफुली 65% रेवेन्यू इसी मेडिसिन को सेल करने से आता है। High number of sufferers have recently experienced adverse side effects when using Highwell and a government committee is now investigating this. कहता है जिन लोगों ने मेडिसिन इस्तेमाल की अभी रिसेंटली बड़ा मसला मसाइल सामने आ गया, उनको हालत खराब अच्छी होने की बजाय और खराब हो गई। P's license to manufacture Highwell has been temporarily suspended. Temporarily suspended को अंडरलाइन कीजिए। लाइसेंस टेम्परेरली सस्पेंड हो गया until the investigation is complete. जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करेंगे लाइसेंस आपका कैंसिल, आपने प्रोडक्ट नहीं बेचने। इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट कमेटी विल नॉट बी कंक्लूडेड अंटिल आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009 हैव बीन पब्लिश्ड। कहता है ये डिसीजन जो होगा ना कमेटी, गवर्नमेंट कमेटी का कि लाइसेंस जारी कंटिन्यू करना है कि कैंसिल कर देना है, ये बाद में होगा। पहले आपको ऑडिट सारा कंप्लीट करना पड़ेगा,
मतलब आपके ऑडिट होने के, फाइनेंशियल में पब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड a decision. Director have disclosed this matter in a note to the draft financial statement, stating that if the license is not reinstated, there would be significant doubt over P's ability to continue to trade. ये significant doubt over P's ability to continue, इसको अंडरलाइन कीजिए। इससे पहले जो कहानी चल रही थी ना, तो मेरे ज़हन में एमसीओ मैटर आ रहा था कि रेगुलेटरी एक्शन कंपनी के खिलाफ चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये अल्फाज पढ़े मेरा माइंड चेंज हो गया, वो एमसीओ मैटर की बजाय गोइंग कंसर्न की तरफ चला गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस तरह का केस आज से कोई 7-8 साल पहले पाकिस्तान में भी हुआ था। एक कंपनी थी, खांसी बनाने वाला सिरप बनाती थी, पता नहीं वो शायद सिरप का नाम टाइको या टाइनो कुछ इस तरह का नाम था, शायद आपने सुना हो, खबरों में काफ़ी आया था ये। वो सिरप पीने से कोई 20-22 मजदूर जो थे लाहौर में वो मर गए थे, और अखबारों में खबर आई तो उन्होंने मतलब स्कैंडल बना। गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे कहा कि इस सिरप के जितने भी मार्केट में क्वांटिटी मौजूद है उसको वापस ले लिया जाए, और कंपनी का लाइसेंस उन्होंने टेम्परेरली कैंसिल कर दिया आर्जी तौर पे। उन्होंने कहा पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इशू क्या है। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सर हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये तो सारे पाकिस्तान वाले में इस्तेमाल की जाती है, हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे तो नहीं मरते, ये सिर्फ मजदूरी मरे हैं। असल में ये लोग इस सिरप को नशे में इस्तेमाल करते हैं, ये कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू था। खांसी के सिरप में वैसे ही आपको अंदाजा, उसमें ट्रैंकुलाइजर वगैरह होते हैं, वो नींद आ जाती है उसको। वो कहते हैं ये नशे में उसका इफेक्ट कोई मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से मरे हैं। इसमें सिरप में कोई मुज़रे सेहत चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ और रिपोर्ट क्लीन आ गई, आपका लाइसेंस आपको रिस्टोर कर दिया जाएगा, वरना आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। फर्ज कीजिए आप इस कंपनी के ऑडिटर होते हैं और जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फाइनल नहीं हुई, आपने रिपोर्ट साइन करने हैं। बताइए आपके ख्याल में क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है, या कि अनसर्टेनिटी है? डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करेगा, अनसर्टेनिटी। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, अनसर्टेनिटी है। तो इसमें बताइए ऑडिटर क्या करता है? मैनेजमेंट डिस्क्लोज करती है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर एमसीओ मैटर नहीं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा इंक्लूड करेगा। यूजर को बता देना चाहिए ना भाई, इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख लो, ध्यान से पढ़ लो इसको, गोइंग कंसर्न इशू को। ये ना उधर तुम इन्वेस्टमेंट करो, उधर गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दे, फिर तुम ऑडिटर से पूछो भाई बताया क्यों नहीं। तो गोइंग कंसर्न क्लियर होगी ये बात? अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंगली एक बात नोट कीजिए, एमसीओ मैटर पैराग्राफ में 3 इंफॉर्मेशन आती है, पता है आपको? वो मैटर क्लियरली बताते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट्स का रेफरेंस, और आखिरी लाइन आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न में भी एग्जैक्टली यही 3 चीजें आती हैं, लेकिन हेडिंग क्या होती है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। फिर कुछ समझ आया ये केस? इसमें सबसे अहम चीज क्या थी? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट नहीं है। अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाता फिर हम कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट, अभी टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है। जी, क्योंकि उसमें वो एक यूनिट था। देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, दोनों 2 क्वेश्चन है, दोनों में फर्क सुनिएगा। पहला क्वेश्चन उसने कहा कंपनी के 4 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, उनमें से एक जलजला आया डिस्ट्रॉय हो गया। आपको गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नजर आ रही है? इसमें नहीं। सोल्यूशन में उसने कहा कोई गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं है, बाकी 3 प्लांट तो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन सुने, उसने कहा कंपनी का एक ही प्रोडक्शन प्लांट है, उस पे आग लगी, एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए सिग्निफिकेंटली, और उसकी इंश्योरेंस भी नहीं करवाई हुई। अब बताइए अब अनसर्टेनिटी है कि नहीं? अब अनसर्टेन तो डिपेंड करता है कि क्या जो चीज डिस्ट्रॉय हुई वो हमारे ऑपरेशन का मेजर पोर्शन था कि नहीं था। नेक्स्ट बी केस, बी परचेज्ड ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 2009 फॉर 2.8 मिलियन। प्लांट वाज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड एट दिस डेट। कहानी बता देता हूं आपको क्या है। कहता है जी एसेट खरीदा, 6 महीने तक बंद रखा है,
चलाया, खरीद के रख लिया, 6 महीने तक नहीं चलाया, कोई मटेरियल आना था, मटेरियल आया, 6 महीने बाद स्टार्ट की प्रोडक्शन, तो डेप्रिसिएशन कितने महीनों की स्टार्ट? पूरे साल की 6 महीनों की? हाँ, पूरे साल की स्टैंडर्ड कहता है कि जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो तब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करो, एक्चुअली यूज से नहीं करना है, अवेलेबल फॉर यूज से। और यहाँ पे नोट कीजिए क्लियरली उसने मेथड मेंशन किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरी लाइन के तकरीबन एंड में। क्या हमें यहाँ पे वो जो हमने पहले क्वेश्चन में अजम्पशन दी थी कि आउटपुट मेथड है तो मिस स्टेटमेंट नहीं होगी, वो यहाँ पे देनी चाहिए? यहाँ पे क्लियरली कह दिया स्ट्रेट लाइन मेथड है। नहीं, मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है, आउटपुट मेथड है, अलाउड है, आउटपुट मेथड अलाउड है, ठीक है, उसमें है, वरना इसमें तो उसने क्लियरली कह दिया स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये पूरे साल की होनी चाहिए। अच्छा, कैलकुलेशन कर लेंगे आप? कैलकुलेशन करके दिखाएं कितने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, अभी पता चल जाता है कितनी काउंटिंग सीखी आपने। अभी आपका नहीं, आपके काउंटिंग के टीचर का इम्तिहान है। क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? भाई कैलकुलेटर किधर है मेरे भाई का? हैं? रूम में पड़ा है, दोस्त को दिया हुआ है, दोस्त को हर चीज दे देते हैं, अपने पास रखा करें आप, नहीं अपने पास रख, मर्जी आपकी। अच्छा, क्या अमाउंट आई है? 0.14, 0.14 मिलियन कह दूं इसमें मेरी जिंदगी आसान है कि 1,40,000 कह दूं इसमें जिंदगी आसान है? ये फैसला आपने करना। कंक्लूजन क्या है? मटेरियल है कि नहीं? मटेरियल है कि नहीं? कुछ नहीं पता, चले मटीरियलिटी लेवल क्या आया? 0.065 मिलियन। चले ठीक है भाई, चलिए ठीक है।